नमस्कार सभी को। आज आप और हम लोग आरएनए पर चर्चा के लिए शामिल हुए। इस आरएनए की चर्चा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए आरएनए होता क्या है, आरएनए किस प्रकार का होता है, क्या फंक्शन करता है, आरएनए कितने प्रकार का होता है। इन बिंदुओं पर आज इस टॉपिक में आप और हम लोग मिलकर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आरएनए की फुल फॉर्म जानते हैं। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या कहा जाता है इसको? आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो लिख दीजिए राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसको सबसे पहले लेवेन साइंटिस्ट ने खोजा था। खोजा किस रूप में था? आरएनए के रूप में नहीं, मतलब इन्होंने ये देखा कि जो न्यूक्लिक एसिड की खोज हुई थी उस समय मैंने आपको बताया था, न्यूक्लिक एसिड में इन्होंने सबसे पहले राइबोज शर्करा को खोजा था। किसको खोजा था? लेविन ने राइबोज शर्करा को सबसे पहले खोज की थी, राइबोज शुगर। और राइबोज शुगर किसमें पाई जाती है? आरएनए में पाई जाती है। राइबोज शुगर किसमें पाई जाती है? आरएनए में पाई जाती है। इस वजह से ये कहा जाता है कि सबसे पहले खोजा गया न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? आरएनए। यदि कोई आपसे पूछता है कि सबसे पहले खोजा गया आरएनए, भाई देख डॉट पेन निकाली, ऐसे काम नहीं, जल्दी निकालो। अरे बैठे रहते हो यार, अब ये नाम लिखो। तो सबसे पहले खोजा गया जो न्यूक्लिक एसिड है वह कौन सा है? आरएनए होता है। कौन सा होता है? आरएनए होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले राइबोज शुगर की खोज हुई। जब राइबोज शुगर की सबसे पहले खोज हुई थी, न्यूक्लिक एसिड में खोजा गया तो यानी कि राइबोज शुगर किस में पाया जाता है? आरएनए में पाया जाता है। तो नेचुरली मुख्य रूप से ये बता दिया गया आरएनए की खोज सबसे पहले हुई थी। आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है। आरएनए किस प्रकार की स्ट्रक्चर है? सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, यानी कि सिर्फ इसमें मुख्य रूप से एक स्ट्रैंड पाया जाता है। जैसे डीएनए में दो स्ट्रैंड पाए जाते थे, एक मॉलिक्यूल में दो स्ट्रैंड पाए जाते थे, लेकिन इसके एक मॉलिक्यूल में मुख्य रूप से कितने? सिर्फ एक स्ट्रैंड मुख्य रूप से पाया जाता है। यह मुख्य रूप से कभी कभार देखिए किस प्रकार का स्ट्रैंड होता है, इस प्रकार से ये इस प्रकार का स्ट्रैंड होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है। लेकिन कभी कभार यह स्वयं के ऊपर फोल्डेड हो जाती है, स्वयं के ऊपर। मुख्य रूप से उधर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इधर बना रहा हूं, देखिए। कभी कभार यह मुख्य रूप से इस प्रकार स्वयं के ऊपर फोल्डेड हो जाते हैं। तो फोल्डेड होने के फलस्वरूप मुख्य रूप से ये ऐसा लगता है कि डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। क्या? तो उस दौरान मुख्य रूप से यह डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बनाती है, अदरवाइज यह मुख्य रूप से सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है। जब डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है तो ए से हमेशा ध्यान रखें यूरेसिल जुड़ता है। ए से कौन जुड़ता है? यू जुड़ता है। और जी से जो जुड़ेगा वह कौन जुड़ेगा? साइटोसिन जुड़ता है। क्या जुड़ता है? साइटोसिन मुख्य रूप से जुड़ता है सदैव। तो इस प्रकार की इनकी स्ट्रक्चर होती है, इस वजह से इसको सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के रूप में जाना गया है, यानी कि एक धागे से मिलकर बना होता है, या एक धागा मुख्य रूप से इसके अणु में या मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। पहली बात तो ये। अब मुख्य रूप से बताते हैं इसकी उपस्थिति सेल्स में कहाँ होती है। प्रोटोजोअन्स में साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है, यूकेरियोटिक सेल्स में भी मुख्य रूप से साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। लेकिन इसके अलावा मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मुख्य रूप से आरएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते? आरएनए पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए टेम्पलेट पर, यानी कि डीएनए सांचे पर, टेम्पलेट का मतलब क्या होता है? सांचे पर मुख्य रूप से डीएनए टेम्पलेट पर या सांचे पर आरएनए का निर्माण मुख्य रूप से किया जाता है। इस प्रकार का आरएनए जो डीएनए टेम्पलेट पर इनका निर्माण किया जाता है उसको एमआरएनए कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह अपनी सारी की सारी सूचनाएं, डीएनए अपनी सूचनाओं को मुख्य रूप से
आरएनए को देता है, तो उन आरएनए को मुख्य रूप से क्या कह दिया गया, एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए के रूप में जाना जाता है। क्लियर। तो ये मुख्य रूप से आपको क्या होता है ना, इसकी एक सामान्य जानकारी, एक जनरल स्टडी है कि इसमें क्या क्या मुख्य रूप से बताया जाता है। सबसे पहली बात तो ये हुआ। फिर इसका केमिकल कंपोजिशन जानते हैं। केमिकल कंपोजिशंस क्या होता है, या केमिकल कंपोजिशंस मुख्य रूप से क्या होता है, तो देखिए इसको मैं हटा रहा हूं। जो डीएनए का कंपोजिशन था, यानी कि केमिकल राइबो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। राइबो न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। काय के बने होते हैं, राइबो न्यूक्लियोटाइड के। तो स्वाभाविक है कि राइबो न्यूक्लियोटाइड मतलब न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। जो आरएनए को बनाते हैं उनको राइबो न्यूक्लियोटाइड कह देते हैं, और जो डीएनए को बनाते हैं उनको डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के नाम से जाना जाता है। तो स्वाभाविक है कि न्यूक्लियोटाइड का केमिकल कंपोजिशन आपको आना चाहिए, या न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बने होते हैं। यदि आपको ध्यान होगा, न्यूक्लिक एसिड मैंने पढ़ाया था, वहां पूरा का पूरा कंपोजिशन आपको बता के आया था, लेकिन एक बार पुनः देख लीजिए, क्योंकि इन बच्चों की स्थिति जो है वो भ्रामक होती है, भूलने वाली स्थिति होती है। ठीक है ना, आप लोग पढ़ते हैं नहीं। मैंने कितने बार कहा, वीडियो को आप देखो बार बार, क्यों नहीं समझ में आएगा जब आप सामने बैठ कर पढ़ रहे हैं क्या। और यदि नहीं है तो आपके लिए ये वीडियो यूट्यूब पर डली हो तो उनको देखिए ना बार बार। तो देखिए केमिकल कंपोजिशन में क्या होते हैं, नाइट्रोजन, बेस प्लस राइबो, क्लियर। मैं लिख रहा हूं राइबो शुगर, अब मैं पेंटो शुगर नहीं लिख रहा हूं, ये पेंटो शुगर प्रवृत्ति की होती है, और प्लस H3PO4 यानी फास्फोरिक अम्ल। तो देखिए नाइट्रोजन बेस में क्या क्या होती है ये देखना, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। विशेष ध्यान दें, विशेष ध्यान दें कि डीएनए में मैं आपको थायमिन बता के आया था, लेकिन यहां नाइट्रोजन बेस में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है, यानी कि थायमिन इसमें एब्सेंट होता है। इसमें थायमिन क्या होता है, एब्सेंट होता है। इस वजह से मुख्य रूप से ये कह दिया गया इसमें एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल बेस पाए जाते हैं। इनका एक एक मॉलिक्यूल्स, इसका एक मॉलिक्यूल्स, इसका एक मॉलिक्यूल्स और इसका एक मॉलिक्यूल्स मिलकर मुख्य रूप से क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आरएनए न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। जब आरएनए न्यूक्लियोटाइड मुख्य रूप से बन गया तो यही मिलकर, यही न्यूक्लियोटाइड मिलकर मुख्य रूप से किसका निर्माण करते, आरएनए का निर्माण करते। तो इस प्रकार से ये केमिकल कंपोजिशन इनका मुख्य रूप से आप और हम लोग पढ़ते हैं। पहली चीज ये। दूसरी चीज मुख्य रूप से आती है इनके टाइप्स। क्या आते हैं, तो इनके टाइप्स आते हैं। तो टाइप्स के बारे में देखिए मैं यहां बता रहा हूं, टाइप्स। तो देखिए ये दो टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले तो एक ये चीज जान लीजिए कि इनका जो फंक्शन होता है, इनका ये क्या कार्य होता है, ये क्यों पाए जाते हैं सेल्स में। ये स्वाभाविक है कि इनका मेन फंक्शन जो है, मेन फंक्शन जो है वह प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। मेन फंक्शन काय का होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। न्यूक्लिक एसिड मतलब ये है कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में जाना जाता है। न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल के रूप में मुख्य रूप से जाना जाता है, लेकिन ये कहा जाता है कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में हर कैटेगरीज एनिमल्स में मुख्य रूप से मैं बात कर रहा हूं, या मतलब ये कह दूं सीधे सीधे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। आरएनए सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। काय का कार्य करता है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। यह प्लांट वायरस एंड एनिमल जैसे रिट्रोवायरस में यह जेनेटिक मटेरियल के रूप में जाना जाता है, अर्थात कैरेक्टर को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करता है। तो स्वाभाविक है प्लांट वायरस एंड एनिमल्स में रिट्रोवायरस जैसे जो वायरस होते हैं उनमें यह आरएनए जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है।
अदरवाइज मुख्य रूप से आरएनए का जो मेन फंक्शन होता है वह प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। आरएनए का मेन फंक्शन होता है वह प्रोटीन सिंथेसिस का होता है। तो इसके जेनेटिक मटेरियल के बेस के आधार पर इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया। क्या? सबसे पहले मुख्य रूप से बताया जाता है, सबसे पहला जो टाइप्स है वह कौन सा? जेनेटिक आरएनए। तो जेनेटिक आरएनए का मतलब क्या हुआ? इस प्रकार के आरएनए इस प्रकार के आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल का कार्य करते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन पेरेंटल कैरेक्टर को ट्रांसफर करने का कार्य करते हैं, उसको जेनेटिक आरएनए कहा जाता है। फॉर एग्जांपल प्लांट वायरस एंड एनिमल्स में रेट्रोवायरस जैसे। ठीक है, तो ये फिर दूसरा मुख्य रूप से बताया जाता है। इसमें दूसरा कौन सा आता है? नॉन जेनेटिक आरएनए। तो नॉन जेनेटिक आरएनए नाम से स्पष्ट है, नाम से स्पष्ट है, देख लीजिए कि नॉन जेनेटिक आरएनए यानी इस प्रकार के आरएनए जो जेनेटिक मटेरियल के रूप में कार्य नहीं करते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करते हैं उनको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? नॉन जेनेटिक आरएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नॉन जेनेटिक आरएनए मुख्य रूप से कहा जाता है। अब स्वाभाविक है कि नॉन जेनेटिक आरएनए है, तो नॉन जेनेटिक आरएनए मुख्य रूप से निम्न टाइप्स के होते हैं। देखिए, नॉन जेनेटिक आरएनए मुख्य रूप से कितने टाइप के होते हैं? फर्स्ट, एमआरएनए। दूसरा मुख्य रूप से टीआरएनए। और तीसरा जो मुख्य रूप से होता है वह है आरआरएनए। देखिए, तो ये जो आरएनए हैं, इनका सिंथेसिस, इनका जो निर्माण होता है वह न्यूक्लियस के अंदर मुख्य रूप से होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है, लेकिन यह साइटोप्लाज्म में मुख्य रूप से आ जाते हैं। कहाँ जाते? साइटोप्लाज्म में मुख्य रूप से आ जाते हैं। सबसे पहले एमआरएनए। एमआरएनए, एम की फुल फॉर्म सुन लीजिए, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर का मतलब जानते हैं? मैसेज। मैसेज को धारण करने वाले को क्या कहते हैं? सूचना, यानी कि संदेश वाहक। क्या कह दिया? संदेश वाहक। जैसे कि मुख्य रूप से आपको मैं संदेश दे रहा हूं कि बेटा तुम ये जाकर अपने पापा से कह देना, अपने पापा से ये कहना, यानी कि तुम क्या हो गए? मैसेंजर हो गए। मैसेंजर, यार छोड़ दो, मोबाइल में देखिए मैसेज का कॉलम होता है, यानी कि मैसेंजर, मैसेज का, तो वही कहा गया मैसेंजर। इसको क्यों? क्योंकि डीएनए टेम्पलेट पर इसका फॉर्मेशन होता है। डीएनए टेम्पलेट पर मुख्य रूप से इसका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो उस दौरान मुख्य रूप से डीएनए अपनी प्रोटीन सिंथेसिस की सूचनाओं को, डीएनए अपनी प्रोटीन सिंथेसिस की सूचनाओं को टोटल एमआरएनए को ट्रांसफर कर देता है। क्या? टोटल की टोटल एमआरएनए को ट्रांसफर कर देता है। तो जब एमआरएनए को ट्रांसफर कर देता है, मतलब आरएनए को ट्रांसफर करता है। किसको ट्रांसफर करता है? आरएनए को। यानी किसकी सूचनाओं को किया? प्रोटीन सिंथेसिस की। तो सूचनाओं को ट्रांसफर कर दिया, तो इस वजह से इसको मैसेंजर आरएनए कह दिया गया। अब ये मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में आया। साइटोप्लाज्म में जाकर मुख्य रूप से, साइटोप्लाज्म में जाकर मुख्य रूप से ये क्या करता है? राइबोसोम को मैसेज देता है। जाके राइबोसोम को मैसेज देता। क्यों? क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम में ही प्रोटीन का सिंथेसिस होता है इन आरएनए के द्वारा। क्या? इन आरएनए के द्वारा राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य किया जाता है। इस वजह से ये मैसेंजर आरएनए राइबोसोम को जाकर इन सूचनाओं को दे देता है जो डीएनए के द्वारा इसने प्राप्त की है। क्या? जो डीएनए के द्वारा मुख्य रूप से इन्होंने प्राप्त की है। तो इनकी जो मात्रा होती है, इनकी जो मात्रा होती है वह 3 to 5% होती है। टोटल आरएनए का कितना परसेंट होता है? 3 to 5% मुख्य रूप से इनकी मात्रा होती है। ठीक है, इनका निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर डीएनए टेम्पलेट पर होता है। कहाँ होता है? डीएनए टेम्पलेट पर होता है। वहां से यह साइटोप्लाज्म में स्थानांतरित हो जाते हैं। इसका अवसादन गुणांक, इसका मतलब ये क्या बोलते हैं? इसका अणुभार पहले देखते हैं। इसका जो अणुभार होता है वह 50,000 डाल्टन
क्या होता है, 50,000 डाल्टन मुख्य रूप से होता है। कितना होता है, 50,000 डाल्टन मुख्य रूप से होता है। इसका जो अवसादन गुणांक होता है या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, इसका अवसादन गुणांक, अवसादन गुणांक जो होता है वह 8s होता है। क्या होता है, वह 8s होता है। अवसादन गुणांक को लिख लीजिए, सेडिमेंटेशन सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉफिशिएंट के नाम से जाना जाता है। इस वजह से इसका एस लिख देते, 8s मुख्य रूप से क्या होता है, अवसादन गुणांक होता है। तो पहली चीज तो मुख्य रूप से क्या हुआ, ये mRNA हुआ, यानी ध्यान रखेंगे ना, मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए। अब दूसरा देखिए tRNA, तो tRNA मुख्य रूप से देखिए, यहां मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट वहां था, सेकेंड इधर है। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी आपको मैं कहूंगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो पूरे का एक साथ स्क्रीनशॉट आ जाएगा। क्या पूरे का एक साथ स्क्रीनशॉट आ जाएगा, इस वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। तो देखिए, इसको sRNA भी कहा जाता है, यानी सॉल्युबल आरएनए। क्या कहा जाता है, sRNA, यानी सॉल्युबल आरएनए के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है। यह टोटल आरएनए का, यह टोटल आरएनए का 15% होता है। कितना होता है, टोटल आरएनए का मुख्य रूप से 15% होता है। इसका सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट मुख्य रूप से कितना होता है, 4s होता है। कितना होता है, मुख्य रूप से 4s होता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसका मैंने कितना बताया था, 50,000 बताया था। इसका कितना बताया था, 50,000। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह 25,000 के लगभग मुख्य रूप से होता है। कितना होता है, 25,000 के लगभग होता है। पहली चीज, तीन चीजें जो यहाँ लिखी हुई वो मैंने लिख दी। अब सुनिए इसके बारे में, tRNA। tRNA का मतलब होता है ट्रांसफर। टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर, और एस का, इसको क्या कहा जा रहा है, sRNA भी कहा जाए, यानी सॉल्युबल आरएनए भी कहा जाता है। तो स्वाभाविक है कि ट्रांसफर आरएनए यानी मैसेंजर mRNA ने अपनी सूचना राइबोसोम को दी कि मुझे डीएनए से इस प्रकार की सूचना प्राप्त हुई कि आप ये प्रोटीन्स को बनाएं। साइटोप्लाज्म में मुख्य रूप से क्या होता है, प्रोटीन्स के लिए अमीनो एसिड डली रहती हैं। साइटोप्लाज्म में प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड डली रहती हैं। तो ये tRNA न्यूक्लियस में बनकर साइटोप्लाज्म में आया, और साइटोप्लाज्म में मुख्य रूप से पाई जाने वाली अमीनो अम्ल को कैचअप करता, पकड़ता है। किसके अकॉर्डिंग, राइबोसोम के अकॉर्डिंग। यानी मैसेंजर आरएनए को जो सूचनाएं मिली उस प्रकार की प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उन साइटोप्लाज्म से उन अमीनो एसिड को पकड़कर, उन अमीनो एसिड को ले जाकर मुख्य रूप से राइबोसोम को दे देता है, भैया जाओ। तो चूंकि यह अमीनो अम्ल को ट्रांसफर कर रहा है, क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, इस वजह से इसको tRNA के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, tRNA के नाम से जाना जाता है। टोटल आरएनए का कितना है, 15% होता है। कितना होता है, 15% मुख्य रूप से होता है। पहली चीज ये। अब दूसरा जो आता है, दूसरे नंबर का देखिए, इसको rRNA कहा जाता है, यानी इस प्रकार के आरएनए जो राइबोसोम में पाए जाते हैं, इस प्रकार के आरएनए जो राइबोसोम में पाए जाते हैं उनको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। क्या कहा जाता है, राइबोसोमल आरएनए मुख्य रूप से कहा जाता है। यह टोटल आरएनए का, यह टोटल आरएनए का 80% भाग है। कितना भाग है, टोटल आरएनए का मुख्य रूप से यह 80% भाग होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह मॉलिक्यूलर वेट 40,000, कितना होता है, 40,000 मुख्य रूप से होता है। कितना होता है, 40,000 होता है। इसको मुख्य रूप से सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट यानी अवसादन गुणांक के आधार पर ये आरएनए कई प्रकार का होता है। तो जैसे 80s आरएनए, एक तो यह इसका अवसादन गुणांक होता है, एक मुख्य रूप से होता है 8s होता है, यानी 8s अवसादन गुणांक होता है, और दूसरा मुख्य रूप से जो पाया जाता है वह कितना होता है, 5s होता है। तो स्वाभाविक है कि ये कितने प्रकार के हो गए, ये 3 प्रकार के हो गए। ये कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। किसके बेस पर इनको डिवाइड किया गया है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट के आधार पर इनको डिवाइड किया गया, यानी अवसादन गुणांक के आधार पर 18s
28S और 5S में मुख्य रूप से आरएनए में इनको यहां लिख दीजिए, ये आरएनए हो गया। ठीक है, ये इस प्रकार से इनको डिवाइड कर दिया जाता है। तो राइबोसोमल जो आरएनए होते हैं, यह आरएनए राइबोसोम के अंदर पाए जाते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस में मुख्य रूप से हेल्प करते हैं। राइबोसोम में चूंकि प्रोटीन सिंथेसिस का निर्माण होता है, इस वजह से आपको दूसरी वीडियो देख लीजिए, उसमें डला हुआ या आगे बताया जाएगा। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से बताया जाता है कि ये आरएनए के द्वारा इस प्रकार से ये कार्य किए जाते हैं। उसी आधार पर मुख्य रूप से नॉन जेनेटिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट आपका कौन सा था, एमआरएनए, दूसरा कौन सा टीआरएनए और तीसरा कौन सा आरआरएनए। इसको इनसॉल्युबल आरएनए के नाम से भी जाना जाता है, यानी यह अघुलनशील होता है। यह कैसा होता है, अघुलनशील होता है। इस वजह से इसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, इनसॉल्युबल आरएनए के नाम से भी मुख्य रूप से जाना जाता है। क्लियर, ठीक है। तो ये आपको बताना है इस आरएनए के बारे में। तो विशेष ध्यान रखें कि इसका जरा डायग्राम मतलब स्क्रीनशॉट ले लें। मैं इधर एक थोड़ा सा सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये डबल फोल्डेड मैंने यहाँ कर दिया। तो यहाँ ये आप ध्यान रखें, ये डबल फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है। विशेष चीज आपको एक मैं बताने जा रहा हूँ कि जैसे डीएनए में मैंने आपको बताया था कि P बराबर P होता है। डीएनए में मैं आपको क्या बता के आया था, वो चीज मैं यहाँ थोड़ा सा आपको इंडिकेट किए देता हूँ। इसमें जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो नाइट्रोजन बेस बराबर नहीं होते, यानी कि प्यूरिन बराबर ये नहीं होते हैं। विशेष ध्यान रखें, प्यूरिन बराबर पिरामिड, इसमें प्यूरिन की मात्रा ज्यादा हो सकती है या पिरामिडिन की मात्रा मुख्य रूप से ज्यादा हो सकती है इन नाइट्रोजन बेस की। तो विशेष ध्यान यहाँ दें, ठीक है। तो ये आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। तो देखिए अब क्या करते हैं आप और हम लोग कि डीएनए में आपको पढ़ा चुका, आरएनए में पढ़ा चुका, तो अब डीएनए और आरएनए में डिफरेंस देख लेते इसी पार्ट में, ठीक है। तो डीएनए आरएनए में डिफरेंस देखिए। चलिए मिटा लिए इसको जरा, क्योंकि अभी आपको फिर कहोगे कि सर वो डीएनए आरएनए अलग से बता दो। इससे अच्छा ये है कि मैं यहीं के यहीं आपको डीएनए और आरएनए में डिफरेंस बता देता हूं, तो आपका वो टेंशन खत्म हो जाएगा। नहीं तो मुझे पता है कि आप निश्चित तौर पर फिर कमेंट बॉक्स में डालोगे या फिर कल आकर ये बच्चे कहेंगे सर वो पेपर में आया हुआ था लेकिन आपने बताया ही नहीं, हम छोड़ के आ गए, ठीक है ना। तो उस वजह से डीएनए और आरएनए में डिफरेंस देख लीजिए। तो देखिए क्या होते हैं, तो क्या किया जाता है, देखिए डीएनए को यहां लिख दें और आरएनए को यहां लिख दें, और डिफरेंस के लिए बीच में लाइन खींच दी जाती है, वो जैसे हमेशा। तो ये डिफरेंस के लिए लाइन खींच दी गई। क्लियर। तो सबसे पहले ये मुख्य रूप से देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, यहां से दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। फर्स्ट पॉइंट, ये मुख्यतः केंद्रक न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। मैं अब पाए जाते शब्द नहीं लिख रहा हूं, ये इन शॉर्ट चल रहा है, ठीक है ना। पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा साइटोप्लाज्म, या डायरेक्ट लिख दो, साइटोप्लाज्म क्यों लिख रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। यहां मुख्य रूप से पॉइंट क्या लिखा जाएगा, ये
साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में केंद्रक के केंद्रिका में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? केंद्रक के केंद्रिका में पाए जाते हैं। ये साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये क्या लिख रहा हूं? ये मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं। इसे ध्यान रखना, ये मुख्यतः केंद्रक में पाए जाते हैं और ये मुख्यतः साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में तो होते ही हैं और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस में, क्या न्यूक्लियस में थोड़ी मात्रा में, क्या थोड़ी मात्रा में न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? न्यूक्लियस यानी कि मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? केंद्रिका में पाए जाते हैं। तो ये हुआ। अब दूसरा पॉइंट देखिए क्या होता है। यह डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। शॉर्ट में लिख दिया स्ट्रक्चर को। ये फर्स्ट पॉइंट था, यह सेकंड पॉइंट है। यह सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। यह डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है और यह मुख्य रूप से सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होती है। ये आपको 100% ध्यान में रखना है। अब देखिए तीसरा, वीआईपी कैटेगरी का आईएमपी क्वेश्चन कर दीजिए। यदि विगत वर्षों में नहीं आया है तो आपके क्वेश्चंस पेपर में रखा हुआ है, ये मान के चलिए। ठीक है, आईएमपी वीआईपी कैटेगरी का आईएमपी कर लीजिए। तो देखिए, तो यह डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होती है। इसमें AGCT बेस पाए जाते हैं और इसमें कौन से होते हैं? इसमें AGCU बेस पाए जाते हैं। क्लियर? इतना तो अब आपको ध्यान में होगा। डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है और इसमें राइबोज शुगर पाई जाती है। कौन सी शुगर पाई जाती है? राइबोज शुगर मुख्य रूप से पाई जाती है। फिर क्या बताया जाए? यह जेनेटिक मटेरियल है। यह कैसा है? जेनेटिक मटेरियल है। इसके अलावा भी कई क्रियाओं का नियंत्रण करने का, यानी कोशिकाओं में पाई जाने वाली क्रियाओं का नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। नियंत्रण केंद्र होते हैं। ये क्या होते हैं? नियंत्रण केंद्र होते हैं। विशेष ध्यान ये दें। यह फिफ्थ में लिखिए, यह प्लांट वायरस एंड रेट्रोवायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है। यह प्लांट वायरस एंड रेट्रोवायरस में मुख्य रूप से क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। लेकिन किंतु इसका मुख्य कार्य, किंतु इसका मुख्य कार्य प्रोटीन सिंथेसिस का है। इसका जो मुख्य कार्य होता है वह काय का होता है? प्रोटीन सिंथेसिस का मुख्य रूप से होता है। ठीक है, फिर लिख दीजिए
जीवित सेल में डीएनए की मात्रा निश्चित होती है। लिविंग सेल में डीएनए की क्वांटिटी यानी मात्रा निश्चित होती है। यहां लिखिए, जबकि इसमें नहीं होती है। क्या? इसमें मात्रा निश्चित नहीं होती है। इसमें नहीं होती। ऐसा क्यों भाई? आरएनए की मात्रा कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। आरएनए की जो मात्रा है वह कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। यदि कोशिका की सक्रियता कम या ज्यादा होती है तो उसी प्रकार से आरएनए की मात्रा घटती बढ़ती रहती। लेकिन इनकी मात्रा, डीएनए की मात्रा मुख्य रूप से निश्चित पाई जाती है। ठीक है, तो ये फिर डीएनए में रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है। डीएनए में रेप्लिकेशन की क्षमता पाई जाती है, जबकि आरएनए में नहीं। इससे ध्यान रख लें। क्यों? क्योंकि आरएनए का जो निर्माण होता है वह न्यूक्लियस के अंदर डीएनए टेम्पलेट पर होता है। न्यूक्लियस के अंदर मुख्य रूप से डीएनए टेम्पलेट पर होता है। तो इस वजह से यह कह दिया गया कि डीएनए में रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, उसमें रेप्लिकेशन की क्षमता नहीं होती है। अभी मैंने एक पॉइंट बताया, P बराबर P, यानी कि नाइट्रोजन बेस जो होते हैं प्यूरिन और पिरामिडिन डीएनए में बराबर होते हैं। क्या? प्यूरिन और पिरामिडिन डीएनए में बराबर होते हैं, लेकिन आरएनए में मुख्य रूप से ये बराबर नहीं होते हैं। आरएनए में प्यूरिन और पिरामिडिन की मात्रा मुख्य रूप से बराबर नहीं होती है। विशेष ये ध्यान रखें। अब थोड़ा से और पॉइंट्स हैं, उन पर चर्चा करेंगे, तो उसके लिए मुझे ये मिटाने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो देखिए, अरे स्क्रीनशॉट ले लिया था कि नहीं? गड़बड़ हो गया। ले लिया होगा बच्चे, अब समझदार हो गए हैं कि स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेते हैं। पेपर में तो आपको देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम आता है। क्या? 5 नंबर का मैक्सिमम आता है, तो 5 नंबर का ही लिखना है। तो 5 पॉइंट कोई भी याद कर ले, जैसे ये 8 पॉइंट मैंने बता दिए, कोई भी 5 पॉइंट तैयार कर ले। लेकिन ये आपको इस वजह से मैं बता रहा हूँ कि डिफरेंस के माध्यम से आपका पूरा का पूरा कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी। क्या? कंपैरेटिव स्टडी हो जाएगी। इस वजह से इन पर बिंदुओं पर चर्चा की जा रही है। तो इसमें क्या लिखें? अगला पॉइंट, यह सेल की समस्त गतिविधि पर नियंत्रण रखता है। यह सेल की समस्त गतिविधि पर नियंत्रण रखता है, और जबकि यह डीएनए के नियंत्रण में कार्य करता है। यह सेल की समस्त गतिविधि पर नियंत्रण रखता है, और जबकि यह डीएनए के नियंत्रण में मुख्य रूप से कार्य करता है। कौन करता है डीएनए के नियंत्रण में? आरएनए डीएनए के नियंत्रण में मुख्य रूप से कार्य करता है। तो ये इतने पॉइंट्स आपको तैयार करने हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार से आपने आरएनए और के बारे में आज स्टडी की, और आरएनए और डीएनए में क्या कंपैरेटिव स्टडी जो कराई गई, डिफरेंस के रूप में कराई गई। तो इस टॉपिक में मुख्य रूप से आज आप और हम लोग इन बिंदुओं पर चर्चा की गई। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा बहुत जो नीचे रह गया ऊपर वाले का भी।